हेलो एवरीवन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.3 हम लोगों ने शुरू किया था। अब उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने उसके सारे बेसिक कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक करेंगे। बेसिकली आज हम लोग 3.3 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कम से कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आपको बता दूँ ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोलापुर। ठीक है, सोलापुर वर्ड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है यही इसमें पूछा हुआ है, बट कंडीशन भी लगाई है। कंडीशन ये है कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स अपने अल्टरनेटिवली आए। सबसे पहले इसमें से कॉन्सोनेंट्स उठाओ। कॉन्सोनेंट से 3 और ठीक है, ओ ए ओ यू। ठीक, ये हमारे इसमें वॉवेल्स है। बाकी सारे क्या होंगे फिर? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो एस एल पी आर ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हुए। ठीक, सोलापुर। ठीक है, तो 4 कॉन्सोनेंट्स है और 3 वॉवेल्स है। क्वेश्चन में बोलता है अल्टरनेटिवली आने चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ? एस ओ एल ए पी यू आर हो गए ना अल्टरनेटिवली। कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? नॉर्मल अपना मेथड है, नॉर्मल मेथड है अपना ये, है ना। कॉन्सोनेंट्स क्या है? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे और वॉवेल्स अपना 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे कि आपने डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? 7 फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम 7 फैक्टोरियल कर देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कैसे भी अरेंज हो गए। अगर मैं 7 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख दूं इसका सोलापुर का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो वॉवेल्स है, जो कॉन्सोनेंट्स है, वो कैसे भी अरेंज हो गए। फिर ये कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन लगाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि कॉन्सोनेंट्स अपना अल्टरनेटिवली वॉवेल्स के साथ अरेंज होने चाहिए, तभी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर खाली बोला होता कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो उसका आंसर सीधा सीधा होता 7 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे कंडीशन इसलिए आंसर चेंज है। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, बाकी 1 1 छोड़ो, है ना। 4 फैक्टोरियल ये, 3 फैक्टोरियल ये। 4 3 या 12 2 या 24, 24 6 जा आई थिंक होता है 144 शायद। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर 3 वॉवेल्स इन वर्ड Solapur which can be arranged in 3 factorial ways, which can be arranged in 3 factorial ways. Also there are 4 consonants in the word which can be, बहुत डार्क लिख रहे हो आप अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो छाप लो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं? अगर रिपीट हो सकते हैं और रिपीट नहीं हो सकते, 2 कंडीशन है। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, क्या डिजिट है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड पहले है ना। हाँ, तो पहले रिपीटेड वाला ही करते। देखो, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 बॉक्स बना लो पहले। ये हमने बना लिया अपना 4 बॉक्स। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 6 है। 0 है यहाँ पे? 0 नहीं है, तो टेंशन नहीं है। अब 6 डिजिट्स हैं। अच्छा, 0 होता तब क्या होता? 0 होता तो हम लोग पहले बॉक्स में 0 को नहीं रख सकते थे, क्योंकि 0 को अगर पहले बॉक्स में रख देंगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। जबकि क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 6 डिजिट है। पहले बॉक्स में लेट से मैंने 6 में से कोई एक डिजिट डाल दिया। 6 ऑप्शन है ना मेरे पास पहले बॉक्स को भरने के लिए। इन 6 डिजिट में से मैं किसी को भी डाल सकता हूँ, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो 6 वेज है टोटल। अब अगले बॉक्स के लिए मेरे पास कितने डिजिट बचे? यहाँ पे डिजिट्स को मैं रिपीट कर सकता हूँ, मतलब अगले बॉक्स में भी मैं 6 को डाल सकता हूँ, अगले बॉक्स में भी मैं 6 को डाल सकता हूँ, अगले बॉक्स में भी डाल सकता हूँ। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। 4 डिजिट नंबर्स
विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, फर्स्ट प्लेस बोलो या फिर ऐसा बोल दो यूनिट 10th 100 1000। तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है, एंड 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छक्के 36 छक्के 216 और 6 जा 1296 शायद, देखते हैं 216 इंटू 6। ठीक है, यस मैं सही था, 1296 वेज। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, बोलता है रेपिटेशन नहीं है, मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे। अब पहले बॉक्स में लेट से 6 में से कोई एक डिजिट चला गया, चलो चला गया कोई एक डिजिट। अब अगले बॉक्स में मेरे लिए कितने डिजिट्स बचे, क्योंकि 6 में से कोई एक तो इसी में चला गया। अब मेरे पास बचे बस 5 डिजिट, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अब अलाउड नहीं है। ठीक है, पहला था, अब हम दूसरा कर रहे कि इफ डिजिट्स कांट बी रिपीटेड। ठीक है, तो तीसरे बॉक्स के लिए हमारे पास कितने वेज बचे, 4, चौथे बॉक्स के लिए 3। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, पहले ये लिखो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अभी फेयर बुक बना लो, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो उस समय ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसमें खुद से बना के लिख लेना। ठीक है, अभी फेयर बुक बना रहे हो, आप बना रहे हो ना, फेयर बुक बनाना जरूरी है, स्क्रीनशॉट वगैरह के भरोसे मत रहो। तो वहाँ पे लिखना ये जरूरी है थ्योरी। ठीक है, वरना बाद में सोचते रह जाओगे क्या लिखना था। सो यहाँ पे अब लिखो 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बाय यूजिंग द डिजिट दिस व्हेन repetition is not allowed, repetition is not allowed, therefore total number of ways is equals to 6 into 5 into 4 into 3, that is 360। ठीक है, 360 वेज, 6 5 जा 34 जा 123 या 360 वेज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखो कितना इजी था, मुझे तो लगता है आपने खुद से कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन में बोलता है हाउ मेनी डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 बिटवीन 100 एंड 1000 व्हेन रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन। मतलब यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, सो 100 से 1000 के बीच में पूछा है, इसका मतलब आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो बोल रहा है 3 डिजिट नंबर। 100 से 1000 के बीच में मतलब वो बोल रहा है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सो 3 डिजिट नंबर के लिए 3 बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले बॉक्स में मैं कितने नंबर्स को डाल सकता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे 6, नहीं 6 नंबर्स को मैं नहीं डाल सकता हूँ, बिकॉज 0 चला गया तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, विच विल बी इनकरेक्ट। तो मैं यहाँ पे 5 ही वेज रख सकता हूँ, क्योंकि भाई 1 को डाल दो, 2 को, 3 को, 4 को, इन 5 को, इन सबका चलेगा, बट 0 गया तो फिर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक, अब सेकंड बॉक्स के लिए मेरे पास कितने वेज बचे, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब यहाँ से अब मेरे से 1 नंबर चला गया, इसका मतलब 4 बचे नहीं। समझो इस चीज को, पहले बॉक्स में 0 नहीं आया था, अब की बार 0 आएगा। पहले बॉक्स के लिए मेरे पास 6 में से 5 वेज थे, दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास 6 वेज होते अगर रिपीटिशन अलाउड होता। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बट 0 भी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी भी है 5 वेज। नहीं समझे, देखो पहले बॉक्स में कौन गया, इनमें से कोई एक गया, इनमें से 5 में से कोई एक गया। अब लेट से दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास ये नहीं है, पर दूसरे बॉक्स में मैं 0 को तो रख सकता हूँ ना, तो इसका मतलब अब की बार मेरे पास 5 वेज हैं। अब अगले बॉक्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, सपोज 0 चला गया तो अब मेरे पास बचे सिर्फ 4 वेज। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला था, हाँ ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एक बार सीख गए ना तो मजा ही आएगा इसको करने में। बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 बिटवीन 100 एंड 1000 फर्स्ट प्लेस, या फिर हाँ ठीक है फर्स्ट प्लेस लिख दो, कैन बी फिल्ड इन 5 वेज
सेकंड कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, थर्ड कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है, या फिर यूनिट 10th 100th ऐसा भी लिख सकते हो, चलो ऐसे ही लिख दो 100th 10th यूनिट, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज तो जान ही गए होगे 100 होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 4, बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है ये, 100 वेज, ठीक है। समझ में आया? चलो 12वां क्वेश्चन कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ना, यस 12th क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, जीरो नहीं है तो इसका मतलब हमारे लिए खतरा भी नहीं है इसमें ज़्यादा। विदाउट रेपिटेशन हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल बाय 5, यही तो केस है। अब देखो इसमें कंडीशन आ गई कि 5 से डिविजिबल रहना चाहिए, 5 से डिविजिबल नहीं रहना चाहिए, तो आपको डिविजिबिलिटी फैक्टर याद रहना चाहिए कि 5 से कोई ऑब्जेक्ट तभी डिविजिबल होता है, कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए, या तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 आए या तो 5 आए, तो वो 100% 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सीधा पहले नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोला है, उसके बाद बोला है हाउ मेनी ऑफ देम, है ना। तो पहले 6 डिजिट नंबर बनाने तो 6 बॉक्स बना लो, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 6 डिजिट्स हैं और 6 बॉक्सेस है, मतलब इन लोग अरेंज हो सकते हैं 6 पे 6 वेज में, या फिर मैथमेटिकल भाषा नहीं समझती है तो लॉजिकल सोचो। यहाँ पे बोले रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले बॉक्स में इनमें से कोई एक चला गया, 6 वेज थे कोई एक चला गया, अब दूसरे में 5 ही बचे, फिर 4 ही बचे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 5 जा 34 जा 120, 3 जा 60, 2 जा गजब 720 वेज हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाला बोलता है डिविजिबल बाय 5, अगर डिविजिबल बाय 5 है तो मैंने बोल दिया आपको कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 या 0 रहना चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन में 0 नहीं है। अगर 0 होता तो एक और केस बनाते हम लोग, तब केस 1 में जहाँ पे हम 5 रखते, केस 2 जहाँ पे हम 0 रखते, फिर दोनों को जोड़ देते, ठीक, ऐसा बनाते हम लोग, पर फिलहाल यहाँ पे छोड़िए। हाँ, तो यूनिट प्लेस पर हमारा 5 रहेगा, फिक्स हो गया, मतलब ये अपना अरेंज हो जाएगा 1 वे में, 5 फिक्स हो गया ना, मतलब ये अपना एक ही वे में अरेंज हो सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं इसके अरेंज होने का। अब बचे जो 5 नंबर वो यहाँ पे अरेंज होंगे अपने अपने तरीके से, तो पहले में कौन कौन आ सकता है, इन 6 में से 5 तो चला गया यूनिट प्लेस पे, तो बचे कितने 5। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे बचे 3, यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे बचे 1, और ये 5 कितने वे में अरेंज हुआ, एक वे में। या फिर इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 बॉक्सेस है और 5 नंबर्स बचे हुए, मतलब ये अरेंज हो जाएंगे 5 पे 5 वेज में, और 5 अरेंज हो गया है 1 फैक्टोरियल वेज में। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5। 5 नहीं रे, ये 5 नहीं है ये एक्चुअली 1 वे है जहाँ पे नंबर 5 है, ठीक है, तो 1। सो इसका आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 23 जा 3 जा गजब 120 वेज। अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आपकी बार फिक्स कर दिया गया है कि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं रहना चाहिए, ये फिक्स कर दिया है आपकी बार। अब अगले वाले में डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 5 पूछा है ना सेकंड वाले में, तो इसमें भी हम लोग बॉक्स बनाते पहले 1 2 3 4 5 6। सो यूनिट प्लेस पे 5 नहीं रहना चाहिए, तो मतलब ये पांचों में से कोई भी जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पास है 5 वेज, ठीक है। बाकी के लिए हमारे पास कितने वेज बचे, अब इसके लिए भी बचे हमारे पास 5 वेज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, है ना, और इसके लिए 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5। सो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तो आपको पता है 720 नहीं, इसका आंसर आता है 120। 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 वेज, ठीक है, मतलब 600 वेज है आपके पास, मतलब 600 नंबर्स बन सकते हैं ऐसे जो 5 से डिविजिबल ना हो इन डिजिट्स को यूज़ करके। अगर आप सच में बनाने निकलोगे तो जमाना निकल जाएगा। चलिए यही तो है मैथ्स का जादू। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 करते। चलिए मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उतना अच्छे से ना आया हो। इसमें बोलता है फाइंड द अ कोड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, एंड बाय 2 नॉन-जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे ये इंटीजर होगा, ऐसा नहीं होगा 3.5 3.6 3.3 ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और नॉन जीरो है तो इसका मतलब 1 से 9 के बीच में कोई डिजिट होगा, 1 से 9 के बीच में।
1 से 9 के बीच में कोई डिजिट होगा। और लेटर्स कौन कौन से होंगे, लेटर्स 26 होते हैं, 26 में से कोई भी होगा। तो 26 में से आपको कोई 2 लेटर्स लेना है और 9 में से कोई 2 डिजिट आपको लेना है और कोड वर्ड बना देना है, ठीक है, ऐसा आपको बोल रहा है। सो 26 में से कोई 2 लेटर आपको लेना है, जगह कितनी है 2, लेटर्स कितने हैं 26। तो पहले बॉक्स में लेट से 26 लेटर्स में से कोई एक चला गया, तो अगले वाले में कितने बचेगा 25 बचेगा। तो 26 × 25 आपका आंसर हो जाएगा इस लेटर के चुनाव करने का। बट इसको आप लोग फैंसी तरीके से भी कर सकते हो 26P2 लिख के, मतलब 2 सेलेक्ट करने हैं 26 में से, ये कोई 2 लेटर का अरेंजमेंट करना है 26 में से। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 26 × 25 विच इज नथिंग बट 650 वेज। अच्छा, डिजिट्स कितने लेने हैं, डिजिट्स भी आपको 2 ही लेने हैं, 9 में से कोई 2 डिजिट लेने हैं। तो लेट से पहले बॉक्स में आ गया 9 में से कोई एक आ गया, तो अगले बॉक्स में बचेंगे कितने 8 ही आ पाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप लोग फैंसी तरीके से भी कर सकते हो 9P2, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 9 8 जा 72। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें 72 और 650 को जोड़ना है या इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है या एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था एडिशन प्रिंसिपल में और रहता है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में एक चीज के बाद दूसरी चीज होनी है। तो 2 लेटर के बाद आपको 2 डिजिट लिखने ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 2 लेटर या कोई 2 डिजिट उठाना है, ऐसा होता तो एडिशन प्रिंसिपल लगता। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 2 लेटर फिर 2 डिजिट दोनों आपस में साइमल्टेनियसली होने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कोडवर्ड्स, उसके बाद कोडवर्ड्स का कंडीशन भी दिया है। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ कोडवर्ड्स आ जाएंगे 650 × 72। तो 65 × 72 कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है, 0 8 4 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 6 जा 42, 35 42 45। सो 4680। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 46800 वेज। यहाँ पे तो एक ही 0 आया था, तो मैंने एक 0 गायब भी किया था, इसीलिए एक ही 0 आया था, ठीक है। सो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कोड वर्ड बनाने के। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ऐसे अल्फ़ाबेट्स पता करो, ऐसे कोड वर्ड्स पता करो जो कि इवन डिजिट से एंड होने चाहिए। तो कोड वर्ड हमारा 4 का है, 4 लेटर्स का, मतलब 4 नंबर या 2 नंबर और 2 लेटर्स का, जिसमें फिक्स कर दिया है कि यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर रहना चाहिए, है ना। तो 1 से 9 के बीच में कितने इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 6 8, 4 ही इवन नंबर आ रहे हैं। मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, बस 4 है, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो आप 4 के अलावा, मतलब कोई एक इवन नंबर लेट से यहाँ पे आ गया। 1 से 9 के बीच में नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है। तो यहाँ से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, फिर 9 में से कोई एक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 8। अल्फ़ाबेट्स तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे कोई 26 में से कोई एक और एक गायब, तो 26 में से कोई एक, समझ रहे हो ना। तो लोग सोच रहे कि 26 के 26 कैसे यहाँ आ गए, नहीं, एक एक करके आएंगे ना, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसा एक एक करके आएंगे, तो 26 वेज हैं। अब लेट से ए आ गया था, तो यहाँ पे ए को छोड़ के सब आएंगे, मतलब 25 है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज सो दैट द कोड वर्ड्स एंड विथ इवन डिजिट, पूरा स्टेटमेंट लिखना, टोटल नंबर ऑफ वेज सो दैट द कोड वर्ड एंड विथ एन इवन डिजिट इज 26 × 25 × 8 × 4। तो 26 25 जा 650, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई कर दो 65 × 32, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है, 0 8, ठीक है, 2080। सो इसके लिए आपके पास हो गए 20800 वेज। समझ में आया। अब लोग सोच रहे कि ये क्या था, क्वेश्चन में आपको बोला था कितने कोड वर्ड्स बनेंगे, तो उसका आंसर ये है। अब कितने ऐसे कोड वर्ड होंगे जो कि इवन नंबर से एंड होंगे, उसका आंसर ये है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 बॉक्सेज इफ एनी ऑफ द लेटर कैन बी पोस्टेड इन अ पोस्ट बॉक्स, ठीक है। मतलब हमारे पास 5 लेटर्स हैं और 3 पोस्ट बॉक्स हैं, 5 लेटर्स हैं और 3 पोस्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बुक अगर थोड़ा सा साइड में रखोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं एडिटिंग करके यहाँ पे अब वैसा कर नहीं सकता जैसा मैं 10th में किया करता था, है ना। सो कोई भी नंबर अगर लेटर का पोस्ट करना है पोस्ट बॉक्स में, तो हमारे पास कितने वेज हैं, ठीक है।
सो हमारे पास 3 पोस्ट बॉक्स है, सुंदर सुंदर, और 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स है और 3 पोस्ट बॉक्स है। तो 5 में से कोई भी एक लेटर इसमें चला जाएगा पहले वाले पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। मतलब पहले लेटर को भेजने के हमारे पास कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है ना। तो 5 लेटर्स को भेजने के लिए हमारे पास 3 वेज हो गए पहले वाले को। तो दूसरे के लिए कितने होंगे, दूसरे के लिए भी 3 होंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कौन किस में जा रहा है ना। तीसरे के लिए भी 3, चौथे के लिए भी 3, पांचवे के लिए भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 लेटर्स को हमें 3 पोस्ट बॉक्स में सेंड करना था। तो पहले लेटर को सेंड करने के लिए कितने ऑप्शन है, 3 पोस्ट बॉक्स के। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है, उसके लिए भी 3। तीसरे के लिए कितने हैं, उसके लिए भी 3। चौथे के लिए कितने, उसके लिए भी 3। समझ रहे हो ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज सीधा सीधा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 243, 3 जा 729, 729, 3 जा, अरे छोड़ो यार 2197। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर्स एंड नेवर अकर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डेंजर हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से 4 को एक समय पे लेना है, 4 ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो आपको ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बार बार आए और एक कंडीशन जिसमें वो, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए एक फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, ऐसा जब भी आपको बोल दे तो आप लोग वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, r इंटू n-1 p r-1। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पे लेना है तो r की वैल्यू है 4, कितने में से, 11 में से, तो n की वैल्यू है 11। तो 4 इंटू 11, सॉरी 11-1 10, 10 p 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसल। सो 10 9 जा 90, 98 जा 720, 726 जा, अरे गजब कितना होता है यार, 726 जा 4380, 4320, देखते हैं। ओके, एकदम गलत, 5020, बहुत अच्छे। ठीक है, इंटू 7 35, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा और 4 3 जा। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 14560। ठीक है, ओ सॉरी, ये गलती कर दी मैंने, r-1 हमें लेना है तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा और हम लोग इसको यहीं तक भेजते हैं, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। तो अब की बार हमारा आंसर आएगा 10 9 जा 90, 98 जा 720 और 720 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2880 आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला, 7 4 जा 28 और 24 जा 80। ठीक है, तो 2880 वेज आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेवर अकर्स, अब साथ में नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है, मतलब नॉर्मल मेथड है कि भाई 11 ऑब्जेक्ट्स है, किसी 4 को अरेंज करना है। ठीक है, साथ में कोई नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बार बार ना आए, तो 11 में से लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि अब नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 10। अब एक को रख लिया तो अगले के लिए 9, अगले के लिए 8, अगले के लिए 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 10p4 भी लिख सकते हो स्टाइल में, या फिर आप लोग ऐसा बना के भी कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 9 जा 98 जा 727 जा हो जाएगा अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, 727 जा हो जाएगा 5040 हैं, गलत, देखते हैं 727 जा, वैसे ये मुझे लग रहा है मैंने गलत सॉल्व किया है, 6 0 जा 0 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 6 7 जा 42 होता है, मतलब मैं सही था यार, गलत किया मैंने ये, सॉरी फॉर देट। हाँ ठीक है, 7 2 जा 14, हाँ सही तो था मैं, 5040, वही मैं सोचूं। ठीक है, 5040 भेज रहेंगे इसके लिए। ये था हमारा 15th क्वेश्चन। 16th देखते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 3 केसेस दिए हुए, इसमें बोला है 5 बुक्स है और शेल्फ में इनको अरेंज करना है। पहले में बोला है नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब 5 बुक्स कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। तो जब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो वहाँ पे आंसर आपका सीधा r फैक्टोरियल हो जाता है, मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका दिया रहे। तो 5 बुक्स है तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगी। कैसे, लेट से पहले शेल्फ में हमारी 5 में से कोई एक बुक चली गई, अगले में 4 में से, अगले में 3 में से, अगले में से 2 में, अगले में 1 में से।
कोई एक ही बचेगा ना, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 23 61 20 वेज। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन में बोलता है टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो ऑलवेज टुगेदर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब लेट से इनमें से कोई दो बुक हमेशा साथ में रहती है। लेट से हमारी एक बुक है मैथ्स की, एक बुक है हिंदी की, एक है इंग्लिश की और एक है साइंस की, एक है कॉमर्स की। वाह गजब ठीक है, MHECSC कॉमर्स हटा दो, इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ्स और सब्जेक्ट ही नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दो, छोड़ो। ठीक है चलो, इसी फॉर कॉमर्स भी हो गया, ठीक है बुरा मत मानना। चलो सो इकोनॉमिक्स भी हो गया। यार क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ तो इनमें से कोई दो बुक हमें साथ में रखनी है। तो लेट से हमें फिजिक्स केमिस्ट्री हमेशा साथ में रखना है, तो ये अंदर ही अंदर अपना अरेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल वेज में, राइट। इनको हमें हमेशा साथ में रखना है। तो मैंने आपको बताया जिनको साथ में रखना रहता है उन लोगों को बांध के साइड में कर देने का। तो ये हो गया MHE और ये हो गया PC एक साथ। ये लोग अंदर ही अंदर कितने वेज में अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल वेज में अंदर ही अंदर ये लोग अपना अरेंज होंगे। तो अब ये पूरा मिला के कितना बन गया? 4 बन गया। 5 था पर इनको हमेशा साथ में रहना है, तो अब ये बन गया 4। तो ये चारों कितने वेज में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल में। ये अंदर ही अंदर कितने वेज में? 2 फैक्टोरियल में। अरे आप हो, आपका दोस्त है, सामने एक कुर्सी है, 2 कुर्सी है, तो क्या हो सकता है? या तो आप बैठ जाओ उस पर या तो दोस्त बैठ जाए, तो 2 ही वे है ना। ठीक है, सो 2 फैक्टोरियल वेज में ये आपस में अरेंज होंगे, या तो पहले केमिस्ट्री हो जाए बाद में फिजिक्स हो जाए, या तो पहले फिजिक्स हो जाए बाद में केमिस्ट्री हो जाए, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 16, ठीक है 48 वेज। सो 48 वेज हो गया इसका हमारा आंसर। वेज। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। तो इसके लिए आप लोग 2 चीज कर सकते हो। एक चीज क्या कर सकते हो, जितने वेज थे उसमें से जो 2 बुक्स साथ थी उसको माइनस कर दो, है ना। मतलब आपने जो निकाला टोटल नंबर ऑफ वेज पूरी बुक्स को अरेंज करने का वो आया 120, उसमें से इसको माइनस कर दो जहां पे बोला है 2 बुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि 2 बुक कभी साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस व्हेन वेज माइनस number of ways when books are together, when books are together। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 120 माइनस 48 विच इज नथिंग बट 72। तो ऐसा लॉजिक लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग नॉर्मली करना चाहो तो भी कर सकते हो। 2 बुक्स कभी साथ में नहीं रह सकते, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा अल्टरनेटिवली पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो बचेगा क्या क्या? 3 सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। सो कैसे करेंगे उसको? देखो ये 3 बुक साथ में रहे या ना रहे, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी साथ में नहीं रहना चाहिए, मतलब या तो फिजिक्स यहाँ आ जाए या तो केमिस्ट्री यहाँ आ जाए, या तो फिजिक्स यहाँ आ जाए या तो फिजिक्स यहाँ आ जाए, केमिस्ट्री यहाँ आ जाए। तो 4 प्लेसेस है जिसमें से 2 बुक को जाना है, तो इसके लिए वेज हो गए 4p2। बाकी ये 3 कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो निकाल लो, 4p2 की वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आंसर आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 12 इंटू 3 36 2 जा 72। तो आई थिंक ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग ऐसा करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज का। अब मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 का पहले का आंसर आप लोग खुद बता दो। 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको अरेंज करना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास 6 लोग की जगह है और 6 लोग को बैठना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये लोग 6p6 वेज में अरेंज हो जाएंगे सीधा सीधा। तो 6 फैक्टोरियल हो गया पहले वाले का आंसर। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आता है 720। 720 ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड। ठीक है, सो सेकंड वाले में क्या बोला है? हर एक एंड पे एक गर्ल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 3 में से किसी 2 को 2 एंड पे रहना है। ठीक है, कभी यहाँ पे G1 आ जाएगी, कभी यहाँ पे G2 आ जाएगी, कभी यहाँ पे G3 आ जाएगी, कभी यहाँ पे G2 आ जाएगी, कभी यहाँ पे G1, कभी यहाँ पे G3, कभी यहाँ पे G3, कभी यहाँ पे G1। मतलब इसके लिए हमारे पास कितने वेज है? ठीक है, और क्या हो सकता है? G3 G2 हो गया और G2 G3 हो सकता है, G1 G3 हो गया, G3 G1 हो गया, G2 G3, G3 G2, G1 G2, G2 G1 भी हो सकता है ना। तो मतलब इसके लिए हमारे पास कितने वेज है? 6 वेज है।
इसको आप लोग ऐसा भी तो कर सकते थे, 3 गर्ल्स है 2 प्लेसेस है, तो मतलब 3p2 वेज में इन लोग अरेंज हो जाएंगे, है ना। तो 3p2 का आंसर 6 आता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। तो ये अरेंज हो गए गर्ल्स अपना 6 वेज में। बाकी बीच में प्लेसेस बची 4, अब बीच में 4 लोग 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इंटू 6, 4 3 या 12 2 या 24, 6 या 144 होता है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट प्लेस। ठीक है, बॉयज और गर्ल अल्टरनेट प्लेस पे रहने चाहिए। लेट से यहाँ पे G1, यहाँ पे B1, यहाँ पे G2, यहाँ पे B2, यहाँ पे G3, यहाँ पे B3। ठीक है, सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो अगर ऐसा अरेंज हुए लोग गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसा अरेंज हुए, तो सारे बॉयज मिला के अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में और गर्ल्स मिला के अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 36 वेज। आहा, ठीक है 36 वेज। अच्छा, एक और तरीका भी तो हो सकता है कि बॉय गर्ल हो जाए, है ना। पहले क्या किया हमने, गर्ल बॉय, फिर अब बॉय गर्ल, तो इन लोग भी ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वे में, कभी B1 उठ के यहाँ, कभी B2 उठ के यहाँ, कभी B3, ऐसा और G1 G2 G3 भी 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए, इसके लिए भी आ गए 36 वेज। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा या एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 36 प्लस 32 विच इज नथिंग बट 72। ठीक है, 72 आएगा 720 नहीं, 72 वेज। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चौथे क्वेश्चन में बोलता है ऑल बॉयज सिट टुगेदर, मतलब बॉयज को अब साथ में ही रहना है। अच्छा, बॉयज को अगर साथ में रहना है तो गर्ल्स भी साथ में ही रहेंगे, है ना। देखो B1 B2 B3 और G1 G2 G3, बॉयज़ को हमेशा साथ में रहना है, तो बॉयज़ की जगह देखो फिक्स हो गई। अब बॉयज़ को हमेशा साथ में रहना है, तो बॉयज़ को हमने एकत्रित कर दिया और बांध दिया। अब इन लोग अपना आपस में अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। कितने बचे अब, 3 3 1 4 यूनिट्स हो गए। अरे भूल गए, अभी तक कैसा रहता था, वॉवेल साथ में रहने हैं तो वॉवेल को एक करते थे, उनको 1 यूनिट मान लेते थे, उस 1 यूनिट को बाकी सारे मिला के साथ अरेंज करते थे, उनमें जो अरेंज होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे बॉयज़ आपस में अरेंज हो गए 3 फैक्टोरियल वेज में, और ये पूरे बॉयज़ मिला के हो गए 1 यूनिट। गर्ल्स कितने, 3, तो पूरा कितना हो गया 4, तो ये लोग अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, राइट। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विल बी आवर आंसर। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 या 12 2 या 24, 3 या 48, 72 2 या आई थिंक होता है 144 वेज। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझा। देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना ऐसा क्वेश्चन कि जब साथ में कई सारे लोग रहते हैं तो उनको एक यूनिट मान लेने का, उस एक यूनिट को जितने यूनिट रहते हैं उनके साथ मिला के अरेंज कर देने का। तो यहाँ पे बोला है बॉयज हमेशा साथ में रहने चाहिए, तो 3 बॉयज थे, 3 बॉयज आपस में अरेंज हो गए होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, उनको मिला के हमने कंसिडर किया 1 यूनिट। 3 गर्ल्स थे, उनके साथ मिला के हो गए 4। अब ये 4 लोग कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। बॉयज आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज में। बस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। लगा ना इजी, मजा आया। चलो, मजा आना जरूरी है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 3.4 सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे वो एल्गोरिदम हो चाहे वो जो भी हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, कि इसमें सेम लेटर्स नहीं है। माधुरी हो, एल्गोरिदम हो, कोई भी हो, किसी में भी आपको सेम लेटर्स नहीं दिखे होंगे, है ना। देखो कहीं भी सेम लेटर नहीं है, हर कोई एक अलग लेटर है। बट अब ऐसे परम्यूटेशन आएंगे जहाँ पे सेम लेटर्स होंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शांताराम, ठीक है, शांताराम, तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, देखो 2 बार, 3 बार। तो ऐसे में परम्यूटेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में रहा होगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।